अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी हमने जो प्रीवियस ईयर के थे उसको भी आप प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन है उसमें दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, वो बना होगा आपका मैग्नीन का। इसका जो आंसर आएगा, आंसर डी, मैग्नीन। नेक्स्ट है 51 व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन सिटी इफ इट्स सेकेंडरी इज कीप्ट ओपन। अगर करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम खुला रखेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑब्वियसली ये जो है करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप की तरह काम करता है। जब हम सेकेंडरी को ओपन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी जो होती है आपकी वो इस टाइप से होती है। ये आपका कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जो कंडक्टर होता है वो सिटी में प्राइमरी का काम करता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये सिटी में वो इस प्रकार से होती है। सिटी को हम किसी एम्पेयर मीटर उसके थ्रू शॉर्ट करते हैं। अगर हम सिटी को ओपन रखेंगे तो क्या होगा, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक टाइम पे आके बर्न होना शुरू होगी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर रहेगा डी। सॉरी, ये ऊपर वाला है डी। सिटी सेकेंडरी बाइंडिंग बर्न आउट। नेक्स्ट शुरू करते हैं 52। इसमें दिया है विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है वो किसका बना होता है। जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है वो फोसर ब्रोंज का बना होता है। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है 53 हाउ द क्रिम्पिंग एरर इज कंट्रोल इन एनर्जी मीटर। जो एनर्जी मीटर में क्रिम्पिंग एरर होता है, क्रिम्पिंग एरर क्या होता है, अगर आपके पास आपकी पर मंथ जो यूनिट कंज्यूम हो रही है वो आपका 30 kWh हो रही है। अगर आपके मीटर में जो यूनिट कंज्यूम दे रहे हैं वो 35 kWh दी है, तो जो ये 5 का डिफरेंस होता है वो आपका जो डिफरेंस है उसी को हम क्रिम्पिंग कहेंगे। क्रिम्पिंग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डिस्क होती है उसके अपोजिट साइड पे हम 2 होल करते हैं। 2 होल करने पर क्या होगा, जब हम एक दूसरे के ठीक विपरीत डिस्क जो आपके डिस्क होती है डिस्क पर 2 छेद करेंगे तो रैगिंग को रोका जा सकता है। जब भी छेद शंट जो इसकी शंट मैग्नेट होता है, शंट मैग्नेट के नीचे आता है तो डिस्क घूमना बंद कर देती है। जब भी छेद शंट चुंबक ध्रुव के नीचे आता है तो एडी करंट का प्रवाह केंद्र बदल जाता है, इसीलिए एडी धारा विकृत हो जाती है। तो आंसर आएगा आंसर डी। बाय ड्रिलिंग 2 होल डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन डिस्क। डिस्क पर हम व्यापक विपरीत 2 छेद करेंगे। नेक्स्ट है 54 क्या बोलता है, विच क्वांटिटी इज मेजर बाय एन इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका यूज़ करते हैं हम वोल्ट पावर को मेजरमेंट करने के लिए। आंसर ए रहेगा इसका। नेक्स्ट है 55 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन माइक्रो ओवन। जो माइक्रो ओवन में होता है उसकी जो विलोडक मोटर होती है उसका क्या कार्य होता है। विलोडक मोटर का क्या कार्य होता है, ये क्या करता है, रिवॉल्विंग एंड रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी।
जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को परिक्रमित और परावर्तित करना होता है। इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी। नेक्स्ट 56 इसमें दिया है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 1000 watt 240 volt वर्क फॉर 50 मिनट्स। 5 मिनट के लिए कार्यरत 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। जो हीट जो है, हीट निकालने का फॉर्मूला जो है वो रहेगा आपका हीट इक्वल्स टू पी इंटू टी इक्वल्स टू पी इंटू टी। टाइम जो रहेगा उसको हम सेकंड में रखेंगे। जो इसका सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से रहेगा। इसका जो आंसर आएगा वो ये रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका जो आंसर दिया है वो सी दिया है। ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी ऑप्शन डाउट में हैं, तो ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग 56 का सी है। तो या तो आप अगर पूछेंगे यही ऑप्शन है तो सी को टिक करना, नहीं तो अदरवाइज सभी ऑप्शन इस पर गलत दिए हैं। नेक्स्ट है 57 शुरू करते हैं। 57 में दिया है व्हाट इज द डिफेक्ट इन सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट्स रन विथ स्लो स्पीड। अगर सिंगल फेज मोटर है और वो स्लो स्पीड में चल रही है तो क्या डिफेक्ट है। इसका जो सही आंसर रहेगा ए डिफेक्ट कैपेसिटर, क्योंकि अगर इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग को ओपन करेंगे जैसे इसमें दिया है ओपन स्टार्टिंग बाइंडिंग, तो क्या होगा मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपके शॉर्ट सर्किट स्टार्टिंग करंट होगा, स्टार्टिंग बाइंडिंग होगी, ओपन बाइंडिंग होगी, उस समय भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट 58 में दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन माइक्रोवेव ओवन। जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब क्या करती है, ये ऑसिलेट करती है और जो कुकिंग फ्रीक्वेंसी है उसको प्रोड्यूस कर रही। इसका जो आंसर रहेगा आंसर सी ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 59 है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर हायर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए। जो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो आपकी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता है उसको हम यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कोर के लिए। इसकी जो डिटेल है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर इज नॉन कंडक्टिव ferromagnetic compound that has its binding made from ferrite cores. They are used high frequency applications because they carry low and offer low eddy current loss. चलिए नेक्स्ट 60 शुरू करते हैं। 60 में दिया है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसफार्मर इफ़ द नो लोड करंट। आपके नो लोड करंट आपके पास दिया हुआ है 240 वोल्ट्स, फुल लोड करंट आपके पास दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। आपने क्या निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी है। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का दिया हुआ है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा वोल्टेज नो लोड
टू वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड। और पावर ट्रांसफार्मर रहेगा वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। जब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, हमारे पास फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज भी दी हुई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा डी निकलेगा 909.09%। हमारे पास फुल लोड दिया हुआ है, हमारे पास 240 नो लोड 240 दिया है, और हमारे पास फुल लोड दिया हुआ है 220। डिवाइड में हम इसको नो लोड में करेंगे, जो नो लोड है आपके पास 240 दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रहेगा 20/240। बस इसको डिवाइड करने पे हमारे पास रह जाएगा 9.09। इसका आंसर जो रहेगा, आंसर डी होगा। है बट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस इक्वल हो गए, यानी कांस्टेंट आपका कांस्टेंट लॉस होते हैं आयरन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये जो कांस्टेंट लॉस होते हैं, और वेरिएबल लॉस होते हैं आपके कॉपर लॉस, यानी कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब इक्वल हो गए तो उस टाइम आपकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, जिसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट 62 है। 62 में दिया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लैट स्विच ऑफ बकोज रिले इन अ ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर में बकोज रिले होती है, उसके जो टॉप में फ्लैट स्विच होता है, ये आपकी बकोज रिले है, ये आपका फ्लैट स्विच है। इसका क्या काम होता है? एक्चुएट हो जाता है। आंसर बी, एक्चुएट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। जब इसमें ट्रांसफर में ओवरलोड हो जाता है तो ये जो आपका फ्लोर स्विच है ये एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है 63 विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। जो ट्रांसफार्मर ऑयल में क्रैकल टेस्ट होता है वो क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? जो इसको यूज़ करते हैं हम मॉइस्चर के लिए यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्रैकल टेस्ट चिकनाई वाले तेल में पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक मानक प्रयोगशाला परीक्षण है। तेल की एक बूंद को एक हॉट प्लेट पर रखा जाता है, जिसे लगभग 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। ये कुछ इस टाइप से होता है। इसकी एक बूंद हम हॉट प्लेस पे रखेंगे, जिसको हम 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म करेंगे, जिससे इसमें जो पानी कितना है मॉइस्चर का पता लगाएंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बकोज रिले इन अ पावर ट्रांसफार्मर। जो बकोज रिले होती है, ये जो बकोज रिले है, इसका क्या यूज होता है हमारे पावर ट्रांसफार्मर में? ये क्या काम करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं ट्रांसफार्मर में जब ओवरलोडिंग हो जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर डी। नेक्स्ट 5 वाई फेराइड कोर इज यूज इन रेडियो रिसीवर। जो रेडियो रिसीवर में फेराइड कोर है उसको क्यों यूज करते हैं? और उसका मेन कारण ये रहता है जो कांस्टेंट लॉस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम फेराइड कोर का यूज रेडियो रिसीवर में करते हैं। इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉस। नेक्स्ट है
What is the compositions of steel and silicon steel in ट्रांसफार्मर कोर? जो ट्रांसफार्मर की कोर होती हैं वो सिलिकॉन स्टील की होती हैं। जो इसमें आपने रेशो बतानी है, कितनी रेशो कंपोजिशन रहेगा इसमें स्टील और सिलिकॉन स्टील का। जो स्टील होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होती है और सिलिकॉन जो होता है वो कम रेशो में यूज़ होता है। तो हम रेशो इसकी रहते हैं, स्टील की रेशो रहते हैं हम 93% और सिलिकॉन की रेशो रहते हैं हम 7%। इसका आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट में दिया है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डायनेमिक इंडक्शन? जो इंड्यूस ईएमएफ होता है डायनेमिक में, उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है VLV साइन थीटा वोल्ट। आंसर सी। नेक्स्ट है 68। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ इट्स शंट फील्ड कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर? अगर हम शंट फील्ड को इस तरह से जो ये आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ेंगे, आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ये आपकी शंट फील्ड है। अगर इससे इस तरह हम शंट फील्ड को आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या होगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड बन जाएगा। जो शॉर्ट शंट कंपाउंड होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इफ़ द शंट फील्ड इज connected in parallel with the armature along the mechanical, it's called the short compound generator। जो लॉन्ग कंपाउंड जनरेटर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये इसकी फील्ड बाइंडिंग होती है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में एक सीरीज बाइंडिंग होती है, इसको हम लॉन्ग शंट कंपाउंड बोलेंगे। इसका आंसर रहेगा डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 69 में दिया है बाय द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो डीसी जनरेटर है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों रन करते हैं? उसका मेन रीज़न रहता है कि रेजिडुअल मैग्नेट जो है उसको बचाने के लिए। इसका जो आंसर रहेगा आंसर बी, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेट। नेक्स्ट है 70 में दिया है व्हाट इज़ द रीजन ऑफ डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ट अप वोल्टेज? जो डीसी जनरेटर होता है वो जब असफल रहता है वोल्टेज को उत्पन्न करने में, उसका मेन रीजन क्या रहता है? इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब डीसी जनरेटर बिल्टअप प्रक्रिया की विफलता मेन कारण रहता है जब इसमें नो रेजिडुअल मैग्नेट रहता है। दूसरा रिवर्स फील्ड कनेक्शन। तीसरा रहता है फील्ड सर्किट में जब हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर दिया हुआ है जब फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट शुरू करते हैं 71। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर? जो आपके जनरेटर होते हैं उसमें बुश किसके बने होते हैं? जो बुश होते हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं। आंसर भी होगा इसका। नेक्स्ट 72। बाय डीसी कंपाउंड आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेट? जो डीसी जनरेटर होते हैं वो रेजिडुअल मैग्नेट जो होते हैं वो, इसका मेन कारण रहता है जब हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं। जिसका आंसर रहेगा आंसर डी। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रेजिडुअल मैग्नेट का नुकसान तब होता है जब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाता है और इसमें जो रोटेशन होती है
उसके कनेक्शन को हम चेंज करते हैं। आंसर डी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 73 में दिया है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जो लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है वो कौन से जनरेटर को यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओवरलोड कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग हम आमतौर पर प्रकाश व्यवस्था, बिजली आपूर्ति के उद्देश्य के लिए और जो आपकी भारी बिजली सेवाएं जैसे लंबी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इसका यूज़ हम मोटर चलाने के लिए तथा चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट 74 बाय सॉलिड पोल शू आर यूज इन डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर में होता है वो ठोस ध्रुव शू क्यों काम में लाए जाते हैं। इसका मेन रीजन रहता है जो आपका रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम। इसका आंसर रहेगा डी, टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द पोल शू आर सपोर्टिंग द फील्ड कॉयल। सेकेंड है स्पेयर्ड आउट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट है रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। ये 3-4 स्टेप आपने याद रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर। जो लार्ज डीसी जनरेटर होते हैं उसमें जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज या कम कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम एक बाइंडिंग यूज़ करते हैं जिसका नाम है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, जिसका आंसर रहेगा आंसर ए। थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। जो बड़ी डीसी मशीन में होता है उसमें आर्मेचर रिएक्शन को, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कैपेसिटिव बाइंडिंग नामक सहायक बाइंडिंग का उपयोग करके हम इसको कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 76 में क्या दिया है। 76 में है विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर इन अ डीसी मोटर। जो डीसी मोटर होते हैं आर्मेचर में, जो आर्मेचर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको किसके थ्रू आप दिशा निर्धारित कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसका जो आंसर रहेगा आंसर सी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉयल इन डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। जो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी जो होल्डिंग कॉयल है उसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं। ये आपका 4 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपकी होल्डिंग कॉयल है। होल्डिंग कॉयल के सीरीज में हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। इसका मेन जो रीज़न रहता है वो रहता है आपका करंट को लिमिट करता है ताकि होल्डिंग कॉयल में अधिक करंट ना बहे। तो इसका जो आंसर रहेगा इसका आंसर होगा ए, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉयल। नेक्स्ट है विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है मोटर यूज़ करते हैं हम, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम
आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यूज़ करते हैं? इसका आंसर रहेगा सी। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये आपकी सीरीज बाइंडिंग है, ये आपका आर्मेचर होता है। ठीक है, आर्मेचर में टैपिंग निकालते होती है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 79 में दिया है, वाई स्टार्टर आर रिक्वायर टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्रीज में। जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसमें स्टार्टर का यूज़ क्यों करते हैं हम? जो डीसी मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर करता है वो स्टार्टिंग में जो बहुत ज़्यादा करंट होता है मोटर को जाता है, उसको लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो आंसर रहेगा आंसर बी, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। जो आपकी डीसी मोटर को नुकसान से बचाने के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, जो स्टार्टअप के दौरान बहुत अधिक करंट और टॉर्क के कारण होता है। वह मोटर को बाहरी प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जो स्टार्टिंग में जो मोटर होती है वो अधिक करंट रहती है, तो जो आपका बाहरी रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में मोटर के आर्मेचर बाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है और करंट को एक स्वीकार्य स्तर तक सीमित रखता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 71 में दिया है, बाय द सीरीज बाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका मेन रीजन क्यों रहता है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है, उसकी सीरीज फील्ड को शॉर्ट क्यों करते हैं? ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, ये इसकी आपकी सीरीज फील्ड है, इसको हम शॉर्ट करते हैं। इसका जो मेन पर्पस रहता है वो रहता है आपका मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कहीं ऐसा ना हो इसकी रोटेशन को चेंज हो जाए या इसकी रोटेशन रिवर्स हो जाए। चलिए इसके साथ कुछ और देख लेते हैं। जो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है वो आपकी कांस्टेंट स्पीड होती है उसकी, और इसका जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए 82 को शुरू करते हैं। 82 में दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉयल पर फेज पर पोल ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट एंड 12 कॉयल। तो आपने इसमें निकालना है नंबर ऑफ कॉयल पर पोल पर फेज। इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉयल पर पोल पर फेज, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका रहेगा टोटल नंबर ऑफ कॉयल नंबर ऑफ फेज नंबर ऑफ पोल। पोल आपके पास 2 दिए हैं, फेज 3 फेज है, नंबर ऑफ कॉयल आपने 24, इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर होगा डी 4। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट में दिया है, व्हाट इज़ द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग में रोटर फ्रीक्वेंसी रहती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, वो आपकी इक्वल रहती हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। तो इसका जो आंसर होगा आंसर ए, इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है 84, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्ट यूजिंग इंटरनल गवर्नर इन एसी मोटर बाइंडिंग। जो आपका गवर्नर होता है एसी मोटर बाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट टेस्ट को फाइंड करता है ये। इसका आंसर रहेगा आंसर डी,
शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट 85, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन अ एसी इंडक्शन मोटर। जो एसी इंडक्शन मोटर होती हैं उसमें आपका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्लिप के, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है 1 स्पीड। बस इतना याद रखना है आपने। जब आपकी टॉर्क बढ़ेगी स्लिप बढ़ेगी, यानी स्लिप के बढ़ने के साथ आपका टॉर्क भी बढ़ेगा, और जब आपका टॉर्क बढ़ेगा उस टाइम आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर दिया होगा वो सही होगा। आंसर देख लेते हैं एक बारी। इसमें जो आंसर दिया हुआ है आंसर बी, स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज, क्योंकि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्लिप के। तो इसका आंसर बी होगा, बी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट 86, बाय द रोटर बार आर माउंटेड इन अ स्लाइटली स्वेक्ड पोजीशन इन 3-phase मोटर। जो इसका 3-phase मोटर का रोटर होता है वो हल्का, रोटर की छड़ें थोड़ी मुड़ी हुई सी होती हैं। उसका मेन रीजन रहता है, चलिए इसको पहले डिटेल में समझ लेते हैं। यदि रोटर का स्लॉट को हम तिरछा क्या होगा, उस स्लॉट में हार्मोनिक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, और रोटर का तिरछा दांतों में हार्मोनिक को कम करता है, और इसी प्रकार रैगिंग का प्रभाव को भी रोकता है। मैग्नेटिक ह्यूमन को भी कम करता है। तीसरा, चुंबकीय हमिंग जो होती है उसको भी कम करने में मदद करता है, और मोटर शांत चलती है यानी कांस्टेंट चलती है। चलिए इसका जो आंसर रहेगा आपका आंसर डी, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्मल रोटर फील्ड एंड टॉर्क। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 87 में दिया है, व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ एन एसी 3-phase इंडक्शन मोटर। इसका जो व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ एन 3-phase इंडक्शन मोटर। जो 3-phase इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग करंट रहता है आपका, इसे 5 to 6 टाइम फुल लोड करंट रहेगा आपका। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट 88 में दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रोटर स्टार्टर इन 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर स्टार्टर इस तरह से होता है। इसका जो यूज़ करते हैं हम स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी, इंक्रीज द टॉर्क। नेक्स्ट है 89, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर इफ वन फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग द रनिंग विद लोड। अगर लोड के साथ आपका एक फेज डिस्कनेक्ट हो जाए या कट हो जाए किसी कारणवश, तो मोटर की क्या दशा होगी। उस केस में मोटर आपकी स्लो स्पीड में चलने लगेगी और बाइंडिंग धीरे धीरे जलना शुरू करेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर होगा डी, मोटर विल बी रन स्लो स्पीड बट बाइंडिंग विल बी बर्न आउट स्लोली शॉर्टली। बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब वन फेज डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उस समय 2 फेज में आपकी बहुत ज़्यादा करंट गएगी। बहुत ज़्यादा करंट बहने की वजह से आपकी मोटर जो बाइंडिंग होती है उसकी शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 90 में दिया है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्लिप्ड फेज मोटर। जो स्लिप्ड फेज मोटर है वो आपकी लेंज लॉ पे कार्य करते हैं। इसका आंसर रहेगा ए, लेंज लॉ। चलिए 91 में दिया है, बाय रनिंग बाइंडिंग इज प्लेस इन द बॉटम ऑफ द कोर। जो आपकी रनिंग बाइंडिंग होती है
हमें पता है सिंगल फेज मोटर में एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग शुरू में होती है, ये आपकी मोर नंबर ऑफ टर्न, ये अधिक नंबर ऑफ टर्न की होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है और रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है। ये आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग है। ये आपकी रनिंग बाइंडिंग है। रनिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम और इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। इंडक्टेंस आपका ज़्यादा होता है और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें इसने दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है कि बाय रनिंग बाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर। बॉटम ऑफ द कोर इसीलिए क्योंकि इसका जो है प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा डी, टू गेट हाई इंडक्टेंस। जैसे कि हमने बोला अभी, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो आपकी रनिंग बाइंडिंग होती है उसमें इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। ये आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग है, ये आपकी मेन बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग है। स्टार्टिंग बाइंडिंग को हम ऑक्सिलरी बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है 92 में, कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस ऑफ सीलिंग फैन हैविंग 28 स्लॉट्स, 40 पोल्स, 14 कॉइल्स, हाफ कॉइल कनेक्शंस। जो आपका सिंगल फेज होता है उसमें स्लॉट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जो स्लॉट का डिस्टेंस होता है उसमें वो 90 डिग्री में रह रहे। इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट है 93, व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज wrongly कनेक्टेड इन सिंगल फेज मोटर। क्या प्रभाव होता है यदि कुंडली समूह संयोजित एकल कला मोटर रिबाइंडिंग में गलत तरीके से संयोजित की जाए? तो उस केस में होगा, मोटर आपकी जो है स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक टॉर्क ही पैदा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर होगा बी, मोटर विल नॉट रन। नेक्स्ट है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्शन मोटर इज टू बी रिवर्स। ये आपकी रिपल्शन मोटर होती है। रिपल्शन मोटर में ये आपके बुशोज होते हैं जो आपका शॉर्ट सर्किट होते हैं। जंपर वायर, ये आपकी जंपर वायर है, इसके थ्रू शॉर्ट सर्किट होते हैं। जब इसका जो एंगल रहते हैं हम 90 से नीचे और आपका 5 या 6 डिग्री से ऊपर, यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसको 45 डिग्री में रखते हैं। जब हम इसकी बुश को इस साइड में रखते हैं, जिस पोजीशन में अभी दिखाई गई है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस साइड से होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब हम बुश को शिफ्ट करेंगे इस साइड से 45 डिग्री एंगल पे, तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी वो आपकी क्लॉकवाइज होगी। तो इसमें आप क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा, बाय शिफ्टिंग द बुश एक्सिस, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट में दिया है, हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन अ आर्मेचर। किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण उस इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट of the armature reaction can be reduced by step 1 है making pole shoe flat face, second है making the main field armature ampere turn large compared to the armature ampere turn, third है increasing the flux density under one half of the pole, next है keeping the direction of rotation of generator in the same direction as the motor। इस कुछ स्टेप है जो आपने याद रखने हैं। चलिए शुरू। आंसर रहेगा आंसर सी,
इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। What is the advantage of using rotating field type alternator? जो आपका न्यू जनरेशन में है वो आपके जो अल्टरनेटर होते हैं उसका जो फील्ड होती है वो आपकी रोटेटिंग और आ रही है, और जो आपका रोटर है वो आपका स्टेटर होता है। इसमें पूछा है इसकी क्या एडवांटेज होगी, में समझ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग फील्ड सिस्टम ओवर रोटेटिंग आर्मेचर सिस्टम। पहली एडवांटेज रहेगी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर विद द लेवल ऑफ 11 kV टू 33 kV। फर्स्ट ये आपकी वोल्टेज की एडवांटेज रहेगी। सेकंड रहेगी हाई वोल्टेज बाइंडिंग शुड बी स्टेशनरी। थर्ड है आपका एज टू कलेक्ट लार्ज करंट को हम आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है फील्ड वोल्टेज में भी जो आपकी फील्ड वोल्टेज होती है उसको हम 110 वोल्ट से या 220 वोल्ट डीसी। और थर्ड है आपका 2 स्लिप रिंग बहुत ज़्यादा हो गए, काफ़ी होगी इसके लिए, ना तो कि हम 3 या 3 से ज़्यादा यूज़ करने पड़ते थे। नेक्स्ट है स्पार्किंग प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है हैवी बाइंडिंग आर अवे फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लास्ट है वेंटिलेशन कैन बी इम्प्रूव एट अ स्टेशनरी पार्ट। इसमें जो स्टेशनरी पार्ट है वो आपका आर्मेचर यानी रोटर रहेगा, उसमें हम वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ एक स्टेप है जो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसका जो आंसर रहेगा जैसे कि हमने अभी देखा, 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज। इसमें हमने स्लिप रिंग का भी एक पॉइंट देखा था। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 97 व्हाट इज़ द कॉज फॉर हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर। जो अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट होता है उसका प्रभाव का क्या कारण रहता है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब भी अल्टरनेटर से जुड़ा विद्युत भार भिन्न होता है तो रोटर की गति स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति के साथ समकालिकता से बाहर हो जाती है। इस प्रकार मशीन में अस्थिरता उत्पन्न होती है और परिणाम प्रभाव शिकार कहलाता है, यानी इसको हम हंटिंग इफेक्ट कहलाते हैं। तो हंटिंग इफेक्ट इन आर्मेचर रहेगा, किस कारण से रहेगा, वो आपका आंसर डी है। इसका आंसर रहेगा डी, ड्यू टू कंटिन्यू फ्लक्चुएशन इन लोड। जो आपका लोड है उसमें अगर बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से जो है हंटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 98 विच एक्ट एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। जो आपका इन्वर्टर होता है वो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो आपका कन्वर्टर होता है वो आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये इसमें पूछा हुआ है विच एक्ट बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, कौन सा जो है दोनों काम कर सकता है, एसी को डीसी में भी और डीसी को एसी में भी। वो एकमात्र काम कर सकता है वो है आपका सिंक्रोनस कन्वर्टर। इसका आंसर आएगा डी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 99 विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। ये वन लाइनर है जिसको आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। ये कोड होगा आपका BY126। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 100 है विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल फॉर रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन रेक्टिफायर। वोल्टेज स्पाइक्स को रिमूव करने के लिए रेक्टिफायर में किस फिल्टर कैपेसिटर को यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे हम LC फिल्टर को। आंसर ए। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपका 101 101
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायक इन पावर कंट्रोल सर्किट? जो पावर कंट्रोलिंग सर्किट है उसमें डायक यूज़ करते हैं हम ट्रिगरिंग के लिए, तो इसका आंसर होगा आपका बी, फॉर ट्रिगरिंग। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 102, विच टाइप ऑफ कंट्रोलिंग डिवाइस इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट? जो आपका फैन रेगुलेटर होता है उसकी जो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो जो फैन रेगुलेटर में है हम डायक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको स्पीड कंट्रोल करके देगा, डायक का यूज़ करते हैं, ट्रायक का यूज़ करेंगे हम स्पीड कंट्रोल करने के लिए फैन रेगुलेटर में। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 103, वाई स्नोबर सर्किट इज यूज इन अ ट्रायक मोटर कंट्रोल सर्किट? ट्रायक मोटर नियंत्रण परिपथ में स्नोबर परिपथ का प्रयोग क्यों होता है? ये मेनली यूज करते हैं हम एवॉइड द फेल्स ट्रिगरिंग। आंसर ए रहेगा इसका, आभासी ट्रिगरिंग टालने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। बाय मोस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मेड बाय सिलिकॉन कंपेयर टू जर्मेनियम? सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जर्मेनियम के मुकाबले, क्योंकि उसका बैरियर पोटेंशियल या ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहती है। सिलिकॉन की रहती है 0.7, जबकि जर्मेनियम की 0.3 रहती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जिसका जो आंसर रहेगा आंसर ए, हाई बैरियर वोल्टेज। कितनी वोल्टेज कितनी? 0.7 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका 105, बाय द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET बाइस्ट? हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ एन चैनल JFET बाइस? एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे बाइसिंग होता है? थोड़े से इसके डायग्राम की ओर देख लेते हैं। ये आपका एन चैनल दिया हुआ है, एन चैनल दिया है, ये आपका पी चैनल दिया हुआ है। एन चैनल में आपका जो ड्रेन रहेगा और सोर्स रहेगा वो आपका उसमें एन रहेगा, एन चैनल में एन रहेगा, बाकी आपका गेट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। पी चैनल में आपका ड्रेन और सोर्स जो है, ड्रेन यहाँ ऊपर रहेगा, सोर्स ये रहेगा, ये आपका पॉजिटिव पी रहेगा और इसमें आपका गेट जो है वो नेगेटिव रहेगा। गेट टर्मिनल कैसा रहेगा? वो आपका रिवर्स बायस रहेगा। गेट टर्मिनल आपका रिवर्स बायस रहेगा। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 106, वाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड लार्ज देन एमिटर रीजन इन अ ट्रांजिस्टर? जो आपका कलेक्टर होता है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये आपका कलेक्टर है, ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है। ठीक है, ये आपका कलेक्टर है, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बेस एंड एमीटर। इसका मेन जो रीजन रहता है वो आपका रीजन रहेगा, इसको जो बहुत ज़्यादा कलेक्टर को बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है, हीट जो है उसको डिसिपेट करनी पड़ती है। तो इसका जो आंसर रहेगा आंसर ए, इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट। इसे अधिक ऊष्मा श्रेय करना होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपका एरिया वाइज पूछे तो एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा कलेक्टर रहेगा, उसके बाद एमीटर रहेगा, उसके बाद बेस रहेगा। अगर आपका डोपिंग के हिसाब से पूछे, डोपिंग सबसे ज़्यादा एमीटर में की जाती है, उसके बाद कलेक्टर में की जाती है और आपकी उसके बाद बेस में की जाती है। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक सी नॉलेज है जो आपको ज़रूरी याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है 107, 107, विच सप्लाई इंडिकेट बाय द कलर ऑफ कंडक्टर एग्जिबिटेड ऑन रेड, ब्लू एंड ब्लैक? रेड, ब्लू एंड ब्लैक कलर कोडिंग किस में होती है? और इसका यूज़ करते हैं हम डीसी में, 3 वायर सिस्टम में।
इसका जो आंसर रहेगा आंसर ए, डीसी 3 वायर सिस्टम। इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखेंगे, देख लेते हैं। इन 3 फेज पावर सप्लाई द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक, रेड एंड ब्लू वायर फॉर पावर कंडक्टर आर यूज फॉर 120 टू 240 वोल्ट एसी वेयर। वहीं आपका जो कॉम्बिनेशन रहेगा आपका ब्राउन, ऑरेंज एंड येलो का रहेगा। इसमें पावर कंडक्टर आर यूज हो गए आपके 277 बाय 480 वोल्ट एसी। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेटिंग ऑफ कॉन्टेक्टर फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑपरेट करना है तो कॉन्टेक्टर का जो सीक्वेंस क्या रहेगा, इसकी जो सीक्वेंस रहेगी, सबसे पहले हम इसको स्टार में यूज़ करेंगे, फिर मेन, फिर टाइमर जो है आपकी कमांड देगा और फिर मोटर को डेल्टा में चलाएगा। ठीक है, इसको जैसे मेन और स्टार को आगे पीछे कर सकते हैं। मेन और स्टार्टर पहले जो आपका स्टार यूज होगा, स्टार्टर में जब जैसे पुश बटन ऑन करेंगे तो पुश बटन ऑन करते ही आपका स्टार में मोटर चलेगी जो आपके मेन के साथ ही होगा। उसके बाद कमांड जाएगी आपके टाइमर में, टाइमर में जाने के बाद आपका जो आपका स्टार होता है वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका डेल्टा उसके बाद ऑपरेट हो जाएगा और मोटर डेल्टा में शुरू हो जाएगी। जो इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी, आंसर बी, डेल्टा टाइमर मेन स्टार्टर। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 109 विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइड विद मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव। मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम यूज़ करेंगे रोलिंग मशीन, जिसमें बहुत सारी मशीनें जो होती है इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय द थ्रो ऑफ कपलिंग। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट 110 में दिया हुआ है 110 में वाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप VF रेशो कांस्टेंट इन और ड्राइव। जो आपका VFD ड्राइव होता है उसकी BF रेशो कांस्टेंट क्यों रखते हैं हम, ये मेन रीजन रहेगा। इसकी जो टॉर्क रेशो है उसको सभी जो स्पीड होती है उसमें कांस्टेंट रखने के लिए, जितने भी आपके BFD के थ्रू जो आपकी आउटपुट स्पीड जा रही है उसमें टॉर्क की रेशो एक समान रखने के लिए, यानी कांस्टेंट रखने के लिए, B/F रेशो कांस्टेंट रखने के लिए। इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी, मेंटेन द रेशो टॉर्क एट द ऑल स्पीड। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। विच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ AC मोटर इन AC ड्राइव। ऐसी डिवाइस है जो AC ड्राइव में AC मोटर की गति को नियंत्रित करता है। वो आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है एक, उसको यूज़ करते हैं। इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी, माइक्रो प्रोसेसर बेस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। नेक्स्ट 112 इसमें दिया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फील्ड सप्लाई यूनिट FSU इन अ DC ड्राइव। कि DC ड्राइव में फील्ड आपूर्ति इकाई FSU का क्या कार्य होता है, इसको पहले डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य मोटर में एक स्थिर फील्ड फ्लक्स बनाने के लिए फील्ड वाइंडिंग को एक नियंत्रित वोल्टेज प्रदान करता है। कुछ मामलों में इस इकाई को क्षेत्रफल लागू वोल्टेज को कम करने के लिए थायरिस्टर्स के साथ आपूर्ति की जाती है ताकि आधार गति के ऊपर मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सके। इसका जो आंसर रहेगा आंसर सी, प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट वोल्टेज
टू द फील्ड वाइंडिंग ऑफ मोटर। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ VSI ड्राइव। VSI ड्राइव होती हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। VSI इज मेनली यूज टू कन्वर्ट अ constant DC voltage into an AC voltage with variable magnitude and frequency। इसका मेन यूज होता है आपका DC को AC में बदलता है। इसका जो आंसर रहेगा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 114 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। 115 व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वन लाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस। जो आपका ऑनलाइन यूपीएस होता है वो ऑफलाइन यूपीएस की कंपैरिजन में उसका क्या लाभ होता है। ये क्या करता है आपका, ये फ्री फ्रॉम चार्ज ओवर द ट्रांसमिशन प्रॉब्लम होता है, इससे फ्री रहता है, यानी यह अंतरण एवं संक्रमण समस्या से स्वतंत्र रहता है। इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट में दिया है 160 विच ट्रांसफार्मर इज यूज इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए। जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम। ये जो ट्रांसफार्मर यूज होता है ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इसका आंसर रहेगा आंसर सी। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशंस। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पहले इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भारत में 62 से भी अधिक बिजली की मांग देश के विशाल कोयला भंडार के माध्यम से पूरी की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC और कई अन्य राज्य स्तरीय बिजली उत्पादक कंपनी कोयला आधार ताप विद्युत संयंत्रों के संचालन में लगी हुई है। जो इसमें आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि आपका थर्मल पावर प्लांट होते हैं 62, यानी सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति थर्मल पावर प्लांट से की जा रही है। तो इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो आपका कोल होता है पावर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है 118 का विच मटेरियल इज यूज इन सोलर सेल। जो आपका सोलर सेल होता है उसमें मटेरियल यूज करते हैं हम सिलिकॉन का, आंसर ए। नेक्स्ट 119 व्हाट इज द नेम ऑफ द एटॉमिक मटेरियल यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नाभिकीय शक्ति स्टेशन में नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयुक्त जो एटॉमिक मटेरियल्स है उसको उसके बारे में थोड़ा सा पहले डिटेल में देख लेते हैं। परमाणु रिएक्टर परमाणु विखंडन का उत्पादन करने के लिए जिस ईंधन का उपयोग करते हैं वो तत्व यूरेनियम के छर्रे हैं। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के परमाणु को अलग करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही वो विभाजित होते हैं परमाणु छोटे छोटे कणों को छोड़ते हुए जिन्हें विखंडन कहा जाता है। जो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका बी थोरियम। थोरियम इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आंसर, लास्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज एज कंट्रोल रोड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलिंग रोड कौन से मटेरियल की यूज की जाती है।
आपका मटेरियल यूज होता है वो होता है आपका कैडमियम। इसका जो आंसर होगा कैडमियम, आंसर सी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिशियन पोस्ट कोड 901 का क्वेश्चन पेपर आप आज पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।